हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये जीएस का मॉडल पेपर नंबर 5 होगा। तो आपका जो एग्ज़ाम का सिलेबस है, पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको देखते हुए बहुत ही सावधानी से ये मॉडल पेपर तैयार किया गया है। और आज के मॉडल पेपर में जो विशेष बात है वो ये है कि आज 15 प्रश्न टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड के हैं। और हमेशा की तरह जितने भी प्रश्न हैं पूरी व्याख्या आपको मिलेगी, यानी कि 15 बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक या पॉइंट्स आपके आज तैयार हो जाएंगे। इसके बाद कुल मिला के 30 प्रश्नों पर आपका यह टेस्ट तैयार किया गया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी मेहनत लगती है। तो वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग करते रहिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड से होगा। निम्नलिखित में किस दार्शनिक ने कहा था कि राजनीति राज्य की नैतिकता है? राजनीति राज्य की नैतिकता है, यह किस दार्शनिक का कथन है? इमैनुअल कांट, पीटर एफ ड्रकर, अरस्तु या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक? तो देखो, इसका जो सही आंसर है वो होगा अरिस्टोटल, दैट इज अरस्तु, यानी कि विकल्प सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। अरस्तु ने कहा था राजनीति राज्य की नैतिकता है। पीटर एफ ड्रकर, उन्हें आधुनिक प्रबंधन का जनक कहा जाता है। और पीटर एफ ड्रकर का एक स्टेटमेंट है, नैतिकता का संबंध व्यक्तियों द्वारा किए गए सही कार्यों से है। सीधे शब्दों में कहें, नैतिकता सही आचरण और व्यवहार के सिद्धांतों के बारे में है। इमैनुअल कांट, उनके नैतिक सिद्धांत को एक नैतिक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। इसका मतलब है कि एक कार्रवाई नैतिक है अगर इसे उस कारण के साथ एक कर्तव्य माना जा सकता हो जो कि सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य हो। और प्लेटो, उनका सबसे मौलिक विचार यह है कि नागरिकों के नैतिक मूल्य समाज के नैतिक मूल्यों से संचालित होते हैं, यानी कि जो नागरिकों के नैतिक मूल्य हैं वो समाज के नैतिक मूल्यों से संचालित होते हैं। ये कथन है प्लेटो का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, कौन सा संगठन भारत में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को मान्यता प्रदान करता है? कई बार प्रश्न पूछा गया है और डेफिनेटली इसका उत्तर आप लोग दे पाएंगे, मतलब आसान सा प्रश्न है ये। तो संगठन का नाम क्या है जो कि शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को मान्यता देता है? तो ये है आपका एनसीटी, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही है। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, भारत में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को मान्यता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होता है। एनसीटी की स्थापना कब हुई थी? 1995 में हुई थी। एनसीटी एक्ट 1993 के तहत यह एक सांविधिक निकाय है, यानी कि संविधान में इसका वर्णन भी आपको मिलेगा। एनसीटी का मुख्य उद्देश्य पूरे देश में शिक्षक शिक्षा प्रणाली का नियोजन और उसको समन्वित रूप से डेवलप करना है। ठीक है, इतनी बातें याद रहनी चाहिए आपको। एक संस्था और भी है, AICTE, यानी कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसमें तकनीकी शिक्षा जुड़ा हुआ है। तो जितनी भी तकनीकी शिक्षाएं दी जाती हैं उनको रेगुलेट करती है ये संस्था AICTE। भारत में तकनीकी शिक्षा और प्रबंधन शिक्षा प्रणाली के नियोजन और समन्वित विकास के लिए जिम्मेदार है। स्थापना इसकी होती है नवंबर 1945 में। कई बार एग्जाम में पूछा गया इसे। ठीक है, बात करते हैं UGC के बारे में, यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बारे में। तो 1956 में संसद के एक अधिनियम के तहत इसे स्थापित किया गया था। और UGC क्या करता है? UGC भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा के मानकों के समन्वय, निर्धारण और रख रखाव के लिए जिम्मेदार है। और फिर बात करते हैं NCERT के बारे में। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि NCERT मतलब राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। तो इसकी स्थापना होती है 1961 में। कई बार एग्ज़ाम में क्या होता है ना कि ये जो AICTE है, UGC है, NCERT है, इसके अलावा जो आपका NCTE है ना, तो इसमें किसकी स्थापना कब हुई थी ये सुमेल करने के लिए आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको सुविधा होगी प्रश्नों को हल करने में। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, यानी कि बात यहाँ पर हो रही है RTE एक्ट के बारे में, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से लागू होता है? तो ध्यान देना कि ये अनुच्छेद 21A में समाहित है। विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जिसे RTE एक्ट, RTE अधिनियम के रूप में जाना जाता है, भारत की संसद द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा
एक मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया है। तो जो आपका मौलिक अधिकार है 21A में इसका वर्णन आपको दिया गया है। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में आता है और अनुच्छेद 21A को संविधान का जो 46वां संशोधन हुआ था तो 2002 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। यानी कि ये जो एक्ट है 21A, इसे कब जोड़ा गया था? 2002 में संविधान का जो 46 अमेंडमेंट हुआ था। ठीक है, और शिक्षा को मौलिक अधिकार 21A के तहत बनाया गया है। सारी बातें क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर ना सूची 1 और सूची 2 का सुमेलन करना है। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पर क्या है ना, आपको मैच कराना है प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, व्यवहारिकता और यथार्थवाद को। तो मैच कराते हैं। प्रकृतिवाद मतलब पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा, तो ये हो जाएगा आपका दूसरा वाला विकल्प। आदर्शवाद मतलब सत्य, सौंदर्य और अच्छाई का जहाँ पर बोध होता हो, तो ये इस प्रकार से मैच हो जाएगा। व्यवहारिकता का मतलब करके सीखना होता है, यानी कि ये 1 से मैच होगा। यथार्थवाद दुनिया जैसी है यहाँ और अभी, तो ये आपका 4 से मैच हो रहा है। तो यहाँ पर जो विकल्प 2 है ये आपका करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से अधिगम के सबसे प्रभावी कारक हैं? अधिगम के जो सबसे प्रभावी कारक हैं, सरकारी नीति, अभिप्रेरणा, अभिक्षमता, अभिरुचि, भौतिक सुविधाएं। यहाँ पर विकल्प है, तो इसके मुताबिक आपको आंसर करना है। थोड़ा सा मैं और इसे, हाँ अब आप बता पाएंगे। तो अधिगम के सबसे प्रभावी कारक सरकारी नीति, अभिप्रेरणा, अभिक्षमता, अभिरुचि या फिर भौतिक सुविधाएं। देखो सही जवाब क्या होगा कि अधिगम यानी कि लर्निंग, सीखना, सीखने के लिए सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण होगा, प्रभावी इफेक्टिव फैक्टर है, प्रभावी कारक है, वो अभिप्रेरणा है, अभिक्षमता है और अभिरुचि है। यानी कि BCD वाला जो विकल्प है ये आपका यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, खेल विधि छात्रों में क्या विकसित करती है? केवल संज्ञानात्मक विकास, केवल शारीरिक विकास, केवल संवेगात्मक विकास। संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक तीनों विकास होता है खेल विधि द्वारा छात्रों में। सही जवाब यही होगा। खेल विधि छात्रों में क्या विकसित करती है? संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक विकास को। ठीक है, तो देखो ये जो खेल विधि है ना, ज़्यादातर गतिविधि आधारित या हस्त अनुभव द्वारा सीखना होता है, मतलब करके सीखना। बच्चे अलग अलग लोगों के बीच सीखने के लिए अपने घर और परिचित परिवेश से बाहर निकलते हैं, जिनमें उनके साथी और शिक्षक भी शामिल हैं। खेल विधि को पहली बार H. कैल्डवेल कुक द्वारा प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा? खेल विधि को सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? H. कैल्डवेल कुक ने इसे प्रस्तुत किया था। बाद में फ्रेडरिक फ्रोबेल के द्वारा इसे संसार में लोकप्रिय बनाया गया। ज़्यादातर नाम आपने सुना होगा तो फ्रेडरिक फ्रोबेल का ही सुना होगा, लेकिन इसे पहली बार कैल्डवेल कुक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो थोड़ा सा अंतर है, इसको आप याद रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, कोई अध्यापक कक्षा में अपनी प्रस्तुति के समर्थन में बहुत ही सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करता है। यह शिक्षण के किस स्तर से संबंधित होगा? मतलब वो एग्जाम्पल बहुत सारे दे रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जाम्पल दे रहा है, ताकि उसका जो प्रेजेंटेशन है, जो उसकी प्रस्तुति है, वो और इफ़ेक्टिव बन सके। तो यह स्वायत्त विकास स्तर, स्मृति स्तर, अवबोध स्तर या फिर चिंतन स्तर। तो यहाँ पर जो चिंतन स्तर है, स्मृति स्तर है, ये नहीं, ना तो स्वायत्त विकास स्तर, ये अवबोध स्तर से संबंधित है। विकल्प C यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब आगे के जो प्रश्न हैं ये रिसर्च एप्टीट्यूड पर आधारित हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन कहा गया है, दूसरे को कारण कहा गया है। तो अभिकथन क्या है कि मशीन लर्निंग को एल्गोरिदम को प्रशिक्षित करने और परीक्षण करने के लिए अच्छी गुणवत्ता और पर्याप्त डेटा की आवश्यकता होती है। किसको? मशीन लर्निंग को। ठीक है, कारण बता रहे हैं कि सही वर्गीकरण के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले डेटा जो शोर से मुक्त हैं और एल्गोरिदम के प्रशिक्षण और परीक्षण के लिए पर्याप्त डेटा की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर आपको चुनना है ABCD में से सही विकल्प आपका क्या होगा। तो अभिकथन और कारण अगर आप समझ गए हैं तो ठीक, नहीं समझे हैं तो वीडियो को पॉज करके एक बार अच्छे से पढ़ लें, इसके बाद उत्तर का चयन करें और इसका जो सही जवाब है विकल्प A रहेगा। ठीक है, यानी कि आपका जो अभिकथन है यह सही है और कारण क्या है? कारण भी सही है और कारण अभिकथन की पूरी व्याख्या आपको यहाँ पर
दे रहा है। ठीक है, तो डेटा जो होता है ना, ये कई रूपों में आ सकता है, लेकिन मशीन लर्निंग मॉडल 4 प्राथमिक डेटा प्रकारों पर भरोसा करती है। कौन कौन से? एक संख्यात्मक डेटा होता है, दूसरा श्रेणीबद्ध डेटा होता है, तीसरा समय श्रृंखला डेटा है, चौथा क्या है? टेक्स्ट डेटा है। ठीक है, तो मशीन लर्निंग मॉडल जो है वो 4 प्राथमिक डेटा पर डिपेंड करता है, संख्यात्मक, श्रेणीबद्ध, समय श्रृंखला और टेक्स्ट। ठीक है, इसके बाद आपको बता दें कि जो मशीन एल्गोरिदम लगभग हमेशा प्राकृतिक विस्तृत डेटा के लिए अनुकूलित होते हैं। इस प्रकार डेटा वातावरण को खोज उन्मुख विश्लेषण प्रथाओं जैसे डेटा अन्वेषण, डेटा खनन, सांख्यिकी और मशीन सीखने के लिए बड़ी मात्रा में प्राकृतिक डेटा जो है वो प्रदान करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका परिकल्पना के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से कथन सही हैं? परिकल्पना मतलब हाइपोथेसिस के बारे में कौन से कथन सही हैं? यह सिद्ध धारणा है, इसे परीक्षण योग्य होना चाहिए, यह सबसे ज्ञात तथ्यों के साथ असंगत होना चाहिए, इसे चरों के बीच संबंध बताना चाहिए, यह सीमित दायरे का और विशिष्ट होना चाहिए। तो हाइपोथेसिस के बारे में यह कुल मिला के ABCDE 5 कथन है। आपको बताना ये है कि इनमें से कौन सा कथन सही है, ABCD में से कौन सा कथन सही है। तो देखो यहाँ पर ना B, D और E को सही बताया जा रहा है, B, D और E को। परिकल्पना क्या है? इसे परीक्षण योग्य होना चाहिए। परिकल्पना जो आपकी परिकल्पना है वो परीक्षण योग्य होनी चाहिए, इसे चरों के बीच संबंध बताना चाहिए और यह सीमित दायरे का और विशिष्ट होना चाहिए। ठीक है, तो BDE आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में कौन सा संदर्भ शैली को संदर्भित नहीं करता है? संदर्भ शैली को संदर्भित नहीं करता है पूछ रहे हैं। MLA, APS, शिकागो, MHRA। सही उत्तर होगा आपका APS। APS मतलब APS संदर्भ देने की सामान्यतः प्रयुक्त शैली को संदर्भित नहीं करता है। MLA, शिकागो और MHRA जैसी संदर्भ शैलियाँ व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त हैं और स्रोतों का हवाला देने के लिए अकादमिक लेखन में इनका उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन होगा आपका, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान ये मिलेगा आपको तेलंगाना के हैदराबाद में। विकल्प बी आपका यहाँ पर सही है। ठीक है, तो देखो ये जो है ना राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान, तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR की एक घटक अनुसंधान प्रयोगशाला राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान यानी कि AGRI की स्थापना 1961 में हुई थी, 1961 में। इस संस्थान के अनुसंधान क्षेत्र भूजल प्रबंधन, कृत्रिम पुनर्भरण, प्रदूषक, प्राकृतिक खतरे, भूकंप, सुनामी हैं। ठीक है, तो इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन होगा, सुमेल कीजिए। तो यहाँ पर मैंने आपको ना एक सुमेलित लिस्ट ही लगा दी है, तो इसको आप रट लीजिएगा। और PDF कहाँ पर मिलेगी आपको? तो PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बिल्कुल फ्री में आज की PDF आपको दी जाएगी, तो आप चिंता बिल्कुल मत करिएगा। अब देखते हैं यहाँ पर अनुसंधान संस्थान और स्थान, यानी कि कौन सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से प्रश्न बने हैं। जैसे कि ध्यान देना, आपका जो केंद्र कोशीय और आणविक जीव विज्ञान संस्थान है ये मिलेगा आपको कहाँ पर? हैदराबाद में। दूसरा है आपका भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान, ये भी आपका कहाँ पर है? हैदराबाद में है। तीसरा है आपका राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान, तो ये कहाँ पर मिलेगा? तेलंगाना में। तेलंगाना के गचिबोली में यह स्थित है, राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान। अगला संस्थान है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, यानी कि यहाँ पर क्या बात हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में, IARI के बारे में। इसका हेड ऑफिस मिलेगा आपको, मुख्यालय मिलेगा नई दिल्ली में। अगला है आपका भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, इसका जो मुख्यालय है बेंगलोर में है, जो कि कर्नाटक में है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, तो ये मिलेगा आपको करनाल हरियाणा में। अगला है केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, यानी कि इसको क्या कहेंगे? सरकोट के नाम से किसे बुलाया जाता है, CIRCOT, सरकोट। तो सरकोट मिलेगा आपको कहाँ पर? मुंबई में मिलेगा। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला, ये स्थित है आपके झारखंड में। झारखंड में कहाँ पर? तो जमशेदपुर में। राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर झारखंड में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा
अनुसंधान में बाहरी वैधता का तात्पर्य क्या है? अनुसंधान में जो बाहरी वैधता है उसका तात्पर्य है अध्ययन की कठोरता, एक प्रक्रिया की सटीकता, शोध समस्या का शोधकर्ता के व्यक्तिगत जीवन से संबंध और परिणाम प्रदान करने वाले सामान्यीकरण की सीमा। तो इसका जो सही उत्तर क्या होगा? परिणाम प्रदान करने वाले सामान्यीकरण की सीमा, दैट इज ऑप्शन डी। विकल्प डी आपका यहाँ पर जो है यही आपका उत्तर है। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स, जो शोध में वैधता का अर्थ मुख्य रूप से प्रसंस्करण की सटीकता, शोध उपकरण, परीक्षण इत्यादि होता है। वैधता की संकल्पना को एक प्रश्न, क्या हम जो वास्तव में मापना चाहते हैं, क्या उसे हम माप रहे हैं या मापने में सक्षम हैं, पूछ कर भी समझा जा सकता है। वैधता का अर्थ है कि शोध निष्पक्ष होना चाहिए और किसी को भी व्यवस्थित त्रुटि से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि ये शोध की प्रयोज्यता को प्रभावित करते हैं। वैधता के बिना शोध गलत दिशा में चला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, डाटा प्रोसेसिंग में एसएपी का संक्षिप्त रूप क्या है? यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि एसएपी का फुल फॉर्म क्या है। तो देखो, एस फॉर सिस्टम, ए फॉर एप्लीकेशन और पी फॉर प्रोडक्ट। तो विकल्प ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। डाटा प्रोसेसिंग में एसएपी सिस्टम, एप्लीकेशन और प्रोडक्ट है। ठीक है, एसएपी संख्या एक अद्वितीय 6 अंक की संख्या है जिसका उपयोग नगरपालिका द्वारा अपने सिस्टम में एक विक्रेता की पहचान करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन अब जीएस का प्रश्न होगा, हिस्ट्री का। तो दिल्ली सल्तनत में राजवंशों में सबसे छोटा काल किस राजवंश का रहा है? आपको पता है ना कि दिल्ली सल्तनत में जो कुल मिला के कितने राजवंश आए थे? 5 राजवंश आए थे। इनमें जो सबसे छोटा समय था वो खिलजी वंश का था। विकल्प बी आपका यहाँ पर उत्तर है। एक बार दिल्ली सल्तनत में आपको बता देता हूँ, आपका रिवीजन हो जाएगा। तो देखो, ये जो खिलजी वंश, तो दिल्ली सल्तनत 5 राजवंश आते हैं इसमें। कौन कौन से? सबसे पहले आएगा आपका यहाँ पर गुलाम वंश। गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290 तक रहा। फिर 1290 से लेकर 1230 तक खिलजी वंश आया। फिर 1320 से लेकर 1414 तक रहा था आपका तुगलक वंश। और फिर आता है आपका 1414 से लेकर 1451 तक सैयद वंश। और फिर अंतिम जो दिल्ली सल्तनत का राजवंश रहा था वो था लोधी वंश। ये 1451 से लेकर 1526 तक रहा। ठीक है, तो उसके बाद जो थे वो मुग़ल स्टार्ट हो गए थे। तो यहाँ पर आपको पूरा याद होगा। और 1526 में क्या हुआ था? कौन सी लड़ाई हुई थी बताओ? बाबर शामिल था उसमें। ठीक है, तो 1526 बताना जरूर, देखते हैं कितने लोगों को याद है। नेक्स्ट है आपका ऐतरेय और कौशिकी ब्राह्मण। ये ग्रंथ होते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ आप जानते हैं ना, हमारे जितने भी वेद हैं उनके ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो ऐतरेय और कौशिकी ये जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं ये किस वेद से संबंधित हैं? तो देखो, ऐतरेय और कौशिकी जो हैं यह ऋग्वेद से संबंधित है। विकल्प ए आपका सही है। और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद ही है। इसके बाद ध्यान रखना कि सामवेद में पंचविश, खड़विश, जैमिनी, छांदोग्य ये जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं ये सामवेद से संबंधित हैं। यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो कृष्ण यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसको कहते हैं तैत्तरीय, और शुक्ल यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसको कहेंगे शतपथ ब्राह्मण। और अथर्ववेद का केवल एक ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ ब्राह्मण। ठीक है, तो ये सारे याद रखना, यहाँ से प्रश्न अक्सर एग्जाम में आते हैं। अगला क्वेश्चन होगा आपका, सतत विकास लक्ष्यों में, यानी कि बात यहाँ पर हो रही है, आपको पता है ना कि हमारे जो SDG गोल्स हैं वो कितने हैं? 17 हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो SDG गोल्स हैं उनमें यहाँ पर अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली, दैट इज गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग को किस क्रम में निर्धारित किया गया है? आपको पता है ना कि लक्ष्य 1, लक्ष्य 2, लक्ष्य 3, लक्ष्य 4 करके हमारे 17 लक्ष्य हैं। और जो सबसे पहला लक्ष्य कौन सा है? सबसे पहला लक्ष्य तो यही है, गरीबी उन्मूलन। ठीक है, गरीबी का उन्मूलन करना ये पहला लक्ष्य है। और इसके बाद अब गरीबी का उन्मूलन करना पहला लक्ष्य हो गया, तो गरीबी उन्मूलन की शुरुआत कैसे होगी? सबसे पहले तो दूसरा लक्ष्य यहाँ पर क्या रखा गया था? शून्य, मतलब भूख को समाप्त करना, 0 हंगर। ठीक है, अब 0 हंगर, भूख जो है जब समाप्त हो गई तो मन में क्या आ गया? मन में आ गया अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली, मतलब आप खुश हो गए। ठीक है, तो आपका ये जो लक्ष्य 3 है ना, ये संबंधित है अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली से। तो थोड़ा सा क्रम से समझेंगे ना, सारे लक्ष्य एक दूसरे से रिलेट करते हैं। और मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, हालांकि मैंने आपको बता भी रखा है
एसडीजी गोल्स के बारे में। कल का जो मेगा मैराथन हुआ था जीएस वाला, आप ज़रूर देख लीजिएगा। वहाँ पर आपको बहुत सारे टॉपिक क्लियर कर दिए गए हैं एक साथ। 1 घंटे में बहुत सारे टॉपिक हमने वहाँ पर डिस्कस किए हैं। वो वीडियो आपका छूटना नहीं चाहिए, एग्ज़ाम से पहले आप उसको कंप्लीट जरूर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बेसिकली 6 लक्ष्यों के बारे में बताता हूँ, ये सारे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला लक्ष्य क्या होता है? गरीबी उन्मूलन, गरीबी समाप्त करना है, ये पहला लक्ष्य है। गरीबी उन्मूलन में सबसे पहला लक्ष्य क्या होगा? दूसरा लक्ष्य रखा गया शून्य भूख, मतलब गरीबी हटानी है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि भूख को समाप्त करो, कोई भूखा ना रहे, ठीक। और जब कोई भूखा नहीं रहेगा तो तीसरा लक्ष्य क्या बन जाएगा? उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा, वो खुश हो जाएगा, ठीक है। तो तीसरा क्या हो गया? अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली। अब अच्छा स्वास्थ्य अच्छा हो गया, वो इंसान खुश हो गया, तो उसे कुछ पढ़ना लिखना चाहिए ना, तो फिर हम उसे क्या देंगे? उसे देंगे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे। ये चौथा लक्ष्य हो गया, ठीक है। अब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कहते हैं ना कि शिक्षा जो है आपको समान अधिकार दिलाती है, यानी कि जेंडर इक्वलिटी, लैंगिक समानता, ये हो गया आपका अगला 5वां लक्ष्य हो गया। अब इसके बाद जब जेंडर इक्वलिटी आपकी जो है, मतलब लड़का लड़की एक समान, ये हमने मान लिया, तो फिर क्या होगा कि दोनों मिलकर एक काम करेंगे, स्वच्छ जल और स्वच्छता पर ध्यान देंगे। ऐसा नहीं केवल एक ध्यान देगा, दोनों देंगे कि अच्छा पानी पियो और घर में साफ़ सफाई रखो, अपने आसपास साफ़ सफाई रखो, दोनों की जिम्मेदारी बनती है। ये आपका लक्ष्य 6 हो गया, 6वां लक्ष्य हो गया। तो इस प्रकार से हमने ना जो 17 लक्ष्य हैं इनको जोड़ के पढ़ना है, और जोड़ के पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। मैंने कई बार पढ़ाया है, तो बाकी यहाँ पर नहीं, बस इतने ही रखते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको पता है ना कि भारत में जो पहली हरित क्रांति हुई थी, कब हुई थी? तो माना जाता है कि 1965 में शुरुआत हुई थी, और 1967 में जो है 67-68, कई बार यहाँ पर थोड़ा रेंज चेंज होता रहता है अलग अलग प्रश्नों में। तो 1965 से लेकर 1968 के बीच में जो हमारी पहली हरित क्रांति थी वो आई थी। यहाँ पर प्रश्न ये है कि दूसरी हरित क्रांति कब शुरू हुई थी? पहली तो ठीक है, मान लिया हमने 19, आप 67 बोलेंगे तो भी मैं मान लूँगा, 68 बोलेंगे तभी मैं मान लूँगा, ठीक है। लेकिन ये बताओ कि दूसरी हरित क्रांति कब शुरू हुई थी? 1968, ये तो पहली वाली हो गई। 88, 2006, 2012, सही जवाब है 2006, ठीक है। और सेम वही पहली जो हरित क्रांति थी उसके प्रणेता कौन थे? डॉक्टर MS स्वामीनाथन थे, और दूसरी हरित क्रांति के प्रणेता भी यही हैं, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। लेकिन इसे दूसरी हरित क्रांति कहा गया था किसके द्वारा? 2006 में सरकार किसकी थी? कांग्रेस की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह PM थे, तो उन्होंने ही इसे दूसरी हरित क्रांति की संज्ञा दी थी। तो दूसरी हरित क्रांति, ये देखो प्रश्न पूछा गया था PET 2022 या 23 में ये प्रश्न आया था, तो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो आपकी हरित क्रांति हुई थी, जो पहली हरित क्रांति हुई थी, उस पर एक प्रश्न अक्सर ये आता है कि हरित क्रांति की शुरुआत भारत की किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? आपको याद होगा ना कि भारत में जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी 1966 में समाप्त हो गई थी, और इसके बाद जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी वो 1969 में स्टार्ट हुई थी। बीच में गैप रहा था 1967 और 68, 1967 और 1968 में गैप रहा था। तो आपने ये भी देखा कि जो आपकी हरित क्रांति है ये 1965 से लेकर 1968 तक गई है। तो यहाँ पर हम यही मानते हैं कि हरित क्रांति की जब शुरुआत हुई तो भारत में उस समय तीसरी पंचवर्षीय योजना जो थी वो काम कर रही थी। अब आपके लिए एक होमवर्क ये होगा कि जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है वह किस मॉडल पर आधारित थी, ये आपको बताना है, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो ये प्रश्न भी देख सकते हैं आप, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो मैंने आपको बताया था ना कि ये वाला विकल्प सही होगा, 1965 से लेकर 1968 के बीच में, ठीक है। और MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। दुनिया में नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति के जनक माना जाता है, आपको पता ही है। और जो हरित क्रांति भारत में आई थी ना, उसमें पंजाब, हरियाणा और यूपी में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई थी। गेहूं और चावल में सर्वाधिक जो वृद्धि थी वो दर्ज की गई थी। भारतीय संविधान में नागरिकता का वर्णन किस भाग में किया गया है? तो देखो बात यहाँ पर क्या हो रही है, अभी कल का जो GS मैराथन हुआ था उसमें मैंने आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल, अनुच्छेद पढ़ाए थे, ठीक है। लेकिन आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि भाग के बारे में। तो भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? जब भारतीय संविधान बना था उसमें 22 भाग थे, अब कितने हो गए हैं? 22 ही हैं, लेकिन A भी लगाकर 25 माने जाते हैं, ठीक है। और नागरिकता जो है यह मिलेगा आपको कहाँ पर? भाग 2 में मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने
पूरा आपको दे रखा है 25 भागों में कहाँ पर क्या दिया गया है, लेकिन मैं आपको पूरा नहीं पढ़ाऊँगा, आपको बस काम के बारे में बताऊँगा और बाकी PDF में आप पढ़ लीजिएगा। देखो, भारतीय संविधान अब 25 भागों में विभाजित है। इन्हें अध्याय भी कहा जा सकता है। प्रत्येक भाग में अनुच्छेद होते हैं। मूल संविधान में कितने भाग थे? 22, और अब यह की संख्या कितनी है? 25 हो गई है। तो पहला भाग क्या है? संविधान के भाग 1 में क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। आर्टिकल 1 से 4 के बीच में संघ और उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 5 से लेकर 11 के बीच में, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के बीच में नागरिकता दी गई है, भाग 2 में। यही आपका प्रश्न है। भाग 3 में मिलेगा आपको मौलिक अधिकार, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में है, ठीक है। भाग 4 में मिलेगा आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट, तो राजनीति के निर्देशक सिद्धांत, तो आर्टिकल 36 से 51 के बीच में मिलेगा। इसके बाद 4A जोड़ा गया है, ठीक है। 4A में क्या है? मौलिक कर्तव्य है, आर्टिकल 51A के अंतर्गत। भाग 5 में क्या है? संघ के बारे में वर्णन मिलता है, तो 52 से लेकर 151 के बीच में संघ का वर्णन है। राज्य का वर्णन आर्टिकल 152 से लेकर 237 के बीच में है, भाग 6 में। राज्य का वर्णन कहाँ पर मिलता है? भाग 6 में मिलता है। संघ का वर्णन मिलता है कहाँ पर? भाग 5 में मिलता है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका भाग 7, पहली अनुसूची के भाग B में, तो इसे फिलहाल रिमूव कर दिया गया है। भाग 7 क्या किया गया है? इसे हटा दिया गया। भाग 8 में क्या है? जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, आर्टिकल 239 से लेकर 243 के बीच में केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जानकारी है, भाग 8 में। भाग 9 में क्या है? पंचायतें हैं, आर्टिकल 243 से लेकर 243 जेड के बीच में। और यहाँ पर 9A में क्या है? 9A में आपको मिलेगा नगर पालिका के बारे में, 243P से लेकर 243 ZG तक, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे 9B में क्या है? सहकारी समितियाँ हैं, आर्टिकल 243 ZH से लेकर 243 ZT तक है। भाग 10 में क्या है? अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, अनुच्छेद 244 से लेकर 244, यानी कि इसके बाद आपका जो भाग 11 है, भाग 11 में क्या है? संघ और राज्यों के बीच संबंध, ठीक है। 12 में क्या है? वित्त संबंधी अनुबंध और मुकदमे। 15 में क्या है? चुनाव आयोग का वर्णन मिलता है, तो आर्टिकल 324 से लेकर 329 के बीच में। इसके बाद राजभाषा का जो वर्णन है, ये कहाँ पर है? तो भाग 17 में है राजभाषा का वर्णन, आर्टिकल 343 से लेकर 371 के बीच में है। इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो देखो यहाँ पर जो निरसन हुआ है वो आर्टिकल 395 का निरसन कर दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो बाकी आप लोग PDF में पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, संविधान में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किस अनुच्छेद में मिलता है? मैंने आपको कल बताया था ना कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण करने के लिए हम क्या बोलेंगे? चलो भाई 50-50 कर लो, अलग अलग कर लो। तो अनुच्छेद 50, इसको इस प्रकार से आपको याद रखना है। अब यहाँ पर अनुच्छेद 49, 50, 51, 52 सभी देख लेते हैं, यहाँ से इंपॉर्टेंट है सभी। जैसे कि जो आपका आर्टिकल 49 है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण है। अनुच्छेद 50 में क्या है? न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, मैंने आपको बताया। 51 में क्या मिलेगा आपको? राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा, ये बात कही गई है अनुच्छेद 51 में। अनुच्छेद 52 में वर्णन मिलता है भारत के राष्ट्रपति के बारे में। तो ये चारों आर्टिकल हो गए आपके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्रेब्स चक्र किससे संबंधित है? रक्त, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण या फिर अन्य? तो जो आपका क्रेब्स चक्र होता है ना, ये श्वसन से संबंधित है, विकल्प B आपका यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं? कई बार एग्जाम में यह प्रश्न आया है कि पारिस्थितिकी पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं, विकल्प C आपका यहाँ पर करेक्ट है। ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं? संख्या का पिरामिड, जैवभार का पिरामिड और ऊर्जा का पिरामिड। ये हैं आपके 3 पिरामिड होते हैं, ठीक है। तो ये आपको भूलना नहीं चाहिए। पारिस्थितिकी पिरामिड कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के होंगे, संख्या, जैवभार और ऊर्जा का पिरामिड। अगला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो मैंने आपको कल पढ़ाया था ना कि 1981 में, 1981 में। तो यहाँ पर देखेंगे आपका जो वन संरक्षण अधिनियम आया था 1980 में आता है, फिर आपका वायु प्रदूषण अधिनियम आता है 1981 में, फिर पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 में आता है, और पहला पृथ्वी सम्मेलन और प्रोजेक्ट एलिफेंट दोनों का जो सन एक ही है, 1992 है। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट के दौरान किस राज्य में पक्षी प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक पाई जाती है? ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट के दौरान, तो पश्चिम बंगाल इसका उत्तर होगा। पश्चिम बंगाल में पक्षी प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक पाई गई है, विकल्प C आपका सही है।
अगला क्वेश्चन है, पार्किंसन रोग किस प्रकार का विकार है? न्यूरो डिजनरेटिव है, कार्डियोवास्कुलर है, ऑटो इम्यून है या फिर मेटाबॉलिक है? सही जवाब क्या होगा? पार्किंसन रोग जो है यह क्या है? यह न्यूरो डिजनरेटिव है, विकल्प ए सही है। एक दिवस मनाया जाता है हर साल, पार्किंसन डे, पार्किंसन दिवस। तो ये कब होता है, बता सकते हो क्या? पार्किंसन दिवस कब मनाया जाता है? तो देखो, ये जो पार्किंसन दिवस होता है ना, ये 11 अप्रैल को होता है, रट लेना इसको, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर है, पायलटों के लिए इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस EPL शुरू करने वाला चीन के बाद दुनिया का दूसरा देश कौन सा बना है? तो जो पायलट होते हैं उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस EPL को शुरू करने वाला चीन के बाद दूसरा देश बना है भारत। विकल्प सी इसका सही है। फरवरी में यह न्यूज आई थी, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक रिपोर्ट कौन सी संस्था प्रकाशित करती है? वैश्विक आतंकवाद सूचकांक रिपोर्ट को जारी किया जाता है IEP के द्वारा, यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। इसका जो मुख्यालय है ये सिडनी में है, ठीक है, सिडनी में स्थित है IEP का मुख्यालय। और आपको याद है ना कि IEP एक सूचकांक जारी करती है, विश्व शांति सूचकांक। उसमें भारत की रैंक क्या है? ये जून जुलाई में आता है सूचकांक, तो अभी तो आया नहीं है। तो 2024 में जो विश्व शांति सूचकांक आया था उसमें आपको ये बताना है कि इंडिया की रैंक क्या है। ये आपका होमवर्क प्रश्न होगा, आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और फिर आगे बढ़ते हैं। आज का अंतिम प्रश्न होगा, मार्च 2025 में विधिक मामलों के विभाग की पहली महिला सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विधिक मामलों के विभाग की पहली महिला सचिव अंजू राठी राणा, सावित्री सिन्हा, प्रीति दिवाकर, कल्पना अग्रवाल। सही जवाब क्या है? तो ये है आपका विकल्प ए, ठीक है। तो ये आज के 30 प्रश्न हो गए। सभी प्रश्न बहुत ही सावधानी से चुने गए थे। एग्ज़ाम में आ भी सकते हैं और हो सकता है ना भी आएँ, लेकिन इतना तो है कि यहाँ से प्रश्न एग्ज़ाम में बनने की पूरी संभावना है, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि जो ग्लोबल पीस इंडेक्स विश्व शांति सूचकांक आया था उसमें 2024 में भारत की रैंक क्या है? ये आपका होमवर्क प्रश्न है, आपको कमेंट करके बताना है। और देखो फ्रेंड्स, इस टेस्ट के बारे में आपके विचारों का हमें इंतज़ार रहता है। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अपने विचार ज़रूर बताइएगा। और हम मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ, कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे, कीप स्टडी, गुड बाय।